Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Accounting and Finance Management for BCA 6th semester. And today we will read Accounting chapter. Today this is first lecture of this paper. Okay. First of all, accounting. Basic of accounting. Basic accounting refers to the process of recording a company's financial transactions. It involves analyzing, summarizing, and reporting these transactions to regulators, oversight agencies, and tax collection entities. ये जो आज हम लोग आपके 6 सेमेस्टर का पहला लेक्चर ये पेपर हमने स्टार्ट किया और एक पेपर का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। दो पेपर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वीडियो में आप पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू, और ये थर्ड पेपर है जिसका मैंने स्टार्ट किया और इसको कंटिन्यू पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसमें अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का बेसिक्स मतलब उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, एंड उसके पूरे जो भी फीचर्स है, जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिखा है बेसिक अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनीज का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी वो ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन वो फाइनेंशियल करता है, तो सारे उसके रिकॉर्डिंग, उसके प्रोसेस, ठीक है, ये उसको हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं एंड रिपोर्टिंग ये सारे ट्रांजैक्शंस को, ताकि अगर टैक्स का कलेक्शन पेमेंट पे करना हो या किसी एजेंसी को पे करना हो या एक रेगुलेटरी एक नियम रूल्स को फॉलो करना हो, तो ये सारे जगह गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सारे को जब हम लोग कोई भी कंपनी जब उसको मैनेज करना चाहती है, उसको समराइज करना चाहती है, एनालाइज करना चाहती है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये सारे हम लोग एक तरह से अकाउंटिंग, हम लोग सब जितने भी हम लोग अभी बात किए उसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग। The financial statements used in basic accounting are a brief summary of financial transactions over an accounting period, summarizing a company's cash flows, operations and financial position. किसी भी अगर हम लोग बात करें, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंस का जितने सारे स्टेटमेंट होंगे, तो जब हम लोग कोई भी कंपनी है तो जब अपने एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड, जैसे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है, तो उस दौरान जितने सारे कंपनीज़ के कैश फ्लोज होंगे, मतलब कैश का आना जाना, जो ट्रांजैक्शंस हुए रहेंगे, जो ऑपरेशंस हुए रहेंगे, जो फाइनेंशियल जो भी पोजीशन रहेगा, ये सारे का एक ब्रीफ समरी हम लोग कह सकते हैं। तो इस सब का जब स्टेटमेंट हम लोग जब बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग का क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें एसेट्स। दीज रेफर टू रिसोर्सेज और आइटम्स दैट द कंपनीज ओन्स, मतलब जो कंपनी का अपना होता है, जो अपना रिसोर्सेज होगा या जो उसका खुद का आइटम्स होगा, ठीक है। एसेट्स हैव फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। और एसेट्स को हम लोग भविष्य में उसका इकोनॉमिक क्या वैल्यू होगा वो हम लोग मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर माप सकते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, और भविष्य में उसका बारे में उसका टोटल उसका कॉस्ट क्या हो सकता है, उसका प्राइस क्या हो सकता है, ये सारे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। जैसे कंपनी का एसेट अगर बोलें तो इन्वेस्टमेंट, जैसे जो भी कंपनी खर्च की है वो सारे इन्वेस्टमेंट को एसेट बोलेंगे। कैश, जो उसके पास कैश अमाउंट होगा वो भी एसेट है। इन्वेंट्री, जो स्टॉक होगा, जो कंपनी के पास जितने भी सारे गोडाउन में स्टॉक होंगे वो भी एसेट्स होंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब जो पैसा आना है, जो वो रिसीव कर अभी करेगा बाहर से, जो भी अगर दूसरे कंपनी या कोई भी जो उसको देगा तो वो जो चूँकि अकाउंट रिसीव करेगा वो भी एसेट्स होगा। लैंड, अगर ज़मीन है कंपनी का अपना खुद का तो वो भी एसेट्स है। सप्लाई, जो अगर मान ले कि कहीं माल को सप्लाई कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है तो वो भी एसेट्स है। इक्विपमेंट, जितना भी उसके पास सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसके मशीनरी लगे हुए हैं उसके कंपनीज़ के अंदर में, वो सारे एसेट्स हैं। बिल्डिंग्स, अपना खुद का अगर बिल्डिंग है तो वो भी एसेट्स है। व्हीकल्स, अगर उसके पास कई सारी गाड़ियां हैं तो वो भी अपना एसेट, ये सब सारे एसेट्स में आते हैं।
Liabilities. These refer to the legal financial obligations or debts that companies incur during business operations. मतलब अब लाइबिलिटी मतलब जो कंपनी को कानूनी तौर पर मतलब जो उसको देनदारी है, जो देना है कंपनी, जो भी बिजनेस ऑपरेशन, जो भी वर्क अगर कर रही है कंपनी अपने अंदर में, तो उसके बदौलत अगर वो कुछ जो उसको दूसरों को देना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़। ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट। जब कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, जब उसके सारे ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स जब बनते हैं, तो लाइबिलिटीज़ जैसे पेबल, मान लीजिए कि किसको पे करना है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे किसी को रेंट हो, या गाड़ी का जैसे उसका जो ये होता है फेयर होता है वो देना हो, फ्यूल का कॉस्ट हो, ये सारे लोन्स है, मोर्टगेज, मान लीजिए कि किसी के बदले में अगर कुछ उसको देना है, तो ये सारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। अर्नड प्रीमियम, जो अगर मान लीजिए कि जो प्रीमियम उसके बदले में उसको मिल रहा है, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू, अगर कुछ अगर जो उसका इनकम में कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो उसको फिर रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। इक्विटी, इक्विटी ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। मान लीजिए कि कई सारे, एक बड़ी बड़ी कंपनी में कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसका अलग अलग सबको अमाउंट, उसका जो कंपनी जो भी इनकम करती है, जो या जो उसका एसेट्स होते हैं, तो वो जब उसको लिक्विड के मतलब उसको कैश के रूप में या उसको अलग अलग सबका शेयरिंग जब होता है, तो वो सारी चीज़ें जब बढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। और इक्विटी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ए कंपनी टोटल एसेट्स टू इट्स टोटल लायबिलिटी। तो इक्विटी कैसे बढ़ता है, जैसे कंपनी का टोटल एसेट, मतलब जो उसके पास एसेट है, जो संपत्ति है, उससे माइनस होगा टोटल लायबिलिटी, जो भी खर्च है। तो चूँकि खर्च के देने के बाद जो बच जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा, वो कैलकुलेट होता है, वही इक्विटी में, वही सारे लोग में शेयरिंग होगा, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, खर्च। रेफर टू द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट बिजनेसेस और इनकर टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंस करके अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू आ रहा है, जिससे हमारा इनकम आ रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस इंक्लूड एम्प्लॉई वेजेज, जैसे अगर हम एम्प्लॉय का मजदूरी देते हैं, पेमेंट्स टू सप्लायर्स, इक्विपमेंट डिप्रिशिएशन, मान लें कि अगर मशीनरी चल रहा है तो मशीन कुछ ना कुछ हमेशा टूटते फूटते रहेंगे, तो वो भी खर्च में आएगा। एंड फैक्ट्री लीजेज, जो भी फैक्ट्री के लिए अगर कुछ हम रेंट पर लिया गया है, भाड़े पर लिया गया है, तो वो सारे एक्सपेंस में आते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू रेफर्स टू द इनकम दैट ए कंपनी जनरेट्स फ्रॉम इट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमें इनकम मिलते हैं जब कंपनी जब बिजनेस करता है, जब तो जो इतने सारे बिजनेस ऑपरेशन जो वर्क करेंगे उसके बदौलत तो उसको कुछ ना कुछ इनकम होगा, जिसके लिए वो कंपनी चला रहा है, तो वो कंपनी का जो इनकम होगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनकम फिगर फ्रॉम विच कॉस्ट आर सब्ट्रैक्टेड टू डिटरमाइन नेट इनकम। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि सपोज डैट अगर कोई कंपनी को 1 लाख रुपये मान लीजिए कि इनकम हो रहा है टोटल, जिसको नेट इनकम मतलब सॉरी ग्रॉस इनकम बोलते हैं, मतलब उसमें उसके बाद वो चूँकि फिर एक्सपेंस भी करना है उसको, कई सारे वेजेस को कि जो भी खर्च है, तो खर्च के बाद जो उसके पास जो बचेगा दैट इज़ कॉल्ड नेट इनकम। ठीक है, तो ये था हम लोग अभी जो पढ़े, ये था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है इसमें अकाउंटिंग मैकेनिक्स, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ना है हम लोग। मतलब अकाउंटिंग में एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एंट्री सिस्टम, इसको हम लोग को यहाँ पर उस विधि को पढ़ना है, उसको मैकेनिक्स को जानना है। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मीन्स दैट फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अमाउंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ए मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली डबल, ये जो अकाउंटिंग मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डबल एंट्री सिस्टम जो है, ये एक्चुअली जब हम कोई अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, जिसको बुक कीपिंग भी बोलते हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डेड हम लोग 2 अकाउंट में कम से कम रखना पड़ता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या, जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एक तो डेबिट के रूप में इंटर्ड होंगे और उसी के इक्वल क्रेडिट के रूप में इंटर होंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हम लोग आगे समझते हैं। तो ये दोनों तरफ बैलेंस बनेगा और दोनों तरीके से एंट्री हम लोगों से करना है। इसको एक एग्जाम्पल पहले हमने दिया है ताकि आपको समझ में पहले आ जाए, इसलिए उसके बाद फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल एंट्री को समझने के लिए, एक कंपनी बोरोज 10,000 फ्रॉम इट्स बैंक। अभी जैसे कोई कंपनी है 10,000 रुपया वो बैंक से लेता है, उधार ले रहा है। ठीक है, द कंपनीज कैश अकाउंट मस्ट बी इंक्रीज बाई ₹10,000। अभी जैसे बैंक से 10,000 रुपया उसको लोन मिला, ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या हुआ, 10,000 रुपये इंक्रीज हो गया, मतलब उसके अकाउंट में 10,000 बढ़ गया।
एंड लाइबिलिटी अकाउंट मस्ट बी इंक्रीज बाई 10,000। और कंपनी को ये लाइबिलिटी हो गया, मतलब आखिर आज लिया तो कल देना ही पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी में एंट्री होगा। अब देखिए, टू इंक्रीज एन एसेट, मतलब अब यहाँ पर क्या होता है कि अब एसेट में तो हमारा बढ़ोतरी हो गया, 10,000 तो बढ़ गया, तो अब देखिए डेबिट एंट्री रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर डेबिट एंट्री रिक्वायर्ड होगा। टू इंक्रीज लाइबिलिटी एक क्रेडिट एंट्री इज रिक्वायर्ड, फिर लाइबिलिटी चूँकि बढ़ रहा है इसलिए वहाँ क्रेडिट एंट्री रिक्वायर्ड हो गया। हेंस द अकाउंट कैश विल बी डेबिटेड फॉर 10,000, मतलब 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब कंपनी के अकाउंट में। एंड लाइबिलिटी लोन पेबल विल बी क्रेडिट फॉर 10,000। अब चूँकि लाइबिलिटी है वो देना है पेमेंट बैंक को, तो वो क्रेडिट के रूप में 10,000 रुपये एंट्री हो जाएगा। डबल एंट्री ऑल्सो मीन्स दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन, देखिए यहाँ पर क्लियर एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, मतलब एसेट क्या होगा, जैसे लाइबिलिटी जो देना है पैसा, और ऑनर मालिक का अपना खुद का जो हिस्सा, जो उसको इनकम है, जो उसको मिलना चाहिए, दोनों को मिला देंगे तो एसेट बन गया। विल ऑलवेज बी इन बैलेंस, तो ये दोनों हमेशा ध्यान रखना है, ये बैलेंस होना चाहिए। In our example, the accounting equation remained in balance because both asset and liabilities were each increased by rupees 10,000। अब देखिए ये दोनों, अभी जो हम लोग ऊपर एग्जाम्पल देखे तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है, इधर आपका क्रेडिट भी 10,000 हो रहा है, देना है ये भी बढ़ रहा है, और डेबिट भी चूँकि उसको पैसा आ रहा है उसके पास तो 10,000 वो भी बढ़ रहा है, तो दोनों के रूप में ये यहाँ पर हमने यहाँ शो किया। फिर देखिए इसको नीचे हम लोग देखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में और क्लियर करते हैं। दूसरे शब्दों में, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डील्स विथ आइदर 2 और मोर अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम जनरली 2 या 2 से अकाउंट ज़्यादा जब हम लोग डील करते हैं उस वक्त हम लोग करते हैं फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे तो इस तरह का हम लोग एंट्री करेंगे। फिर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपने शो किया, ए पर्सन इंटर्स ए ट्रांजेक्शन्स ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक। अब देखिए मान लीजिए कोई एक इंसान है, पहले तभी हम लोग कंपनी के एग्जाम्पल लिए थे, अभी कोई इंसान है, अगर वो मान लीजिए ट्रांजेक्शन एंट्री कर रहा है, बैंक से वो कुछ पैसा ले रहा है, बोरो कर रहा है और ले रहा है, सो दिस विल इंक्रीज द एसेट फॉर कैश बैलेंस अकाउंट। अब उसके कैश बैलेंस अकाउंट मतलब उसके पास जो कैश बचा पैसा, अब उसमें तो बढ़ोतरी हो जाएगा उसका जो भी पैसा लेता है। एंड साइमल्टेनियसली द लायबिलिटी फॉर लोन पेबल अकाउंट विल ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए फिर जो पैसा पेमेंट करना है, मतलब वो चूँकि जब 10,000 जो भी अमाउंट लेता है बैंक से, तो वो पैसा फिर रिटर्न भी तो करना है, तो ये भी बढ़ गया। मान लीजिए कि पहले से अगर ऑलरेडी लोन लेकर रखा है तो फिर ये भी अमाउंट जब ऐड हो जाएगा तो इधर ही बढ़ जाएगा, माने दोनों तरफ इंक्रीज होगा। कैश भी बढ़ रहा है उसके पास में जो बैलेंस अकाउंट है, और साथ साथ इधर में देखिए राइट साइड में उसके जो पेबल मतलब पेमेंट करने में भी उसका बढ़ोतरी हो जा रहा है, क्योंकि अब 10,000 रुपये और लोन बढ़ गया। मान लीजिए सब पीरियड पहले से अगर 1,00,000 रुपये लिया था लोन, तो 10,000 रुपये उसको और देना है, मतलब 1,10,000 रुपये पेमेंट करना है उसको, तो ये भी इंक्रीज हो गया। इट्स ए फंडामेंटल कंसेप्ट इनकम्पासिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इन प्रेजेंट टाइम। तो ये एक सिंपल आपने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे आज की डेट में बुक कीपिंग हम लोग करते हैं। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट। वही अभी जो बताए, देखिए इक्वेशन क्या, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो एसेट मतलब क्या होगा, जो देना है अब प्लस जो हमारे पास जो हिस्सा है, दोनों को मिलाकर बोलेंगे एसेट। ये एक्चुअली इक्वेशन में कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स बाय अंडरस्टैंडिंग देम एज डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम। याद रखना है, डबल एंट्री सिस्टम जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसको डेबिट आइटम या क्रेडिट आइटम के रूप में समझता है उसको। ए डेबिट एंट्री इन वन अकाउंट गिव्स द अपोजिट इफेक्ट इन अनदर अकाउंट बाय क्रेडिट एंट्री। जब एक पहला साइड में अगर डेबिट एंट्री होगा तो जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट एंट्री होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल डेबिट अकाउंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट अकाउंट। तो जब हम लोग कई सारे जब एंट्रीज करेंगे, एक दिन में कई सारे ट्रांजेक्शन जब होंगे, तो जितना डेबिट अकाउंट होगा उतना क्लियर है कि उसका क्रेडिट अकाउंट भी सम होगा। मान लीजिए कि जब पूरे दिन भर का ट्रांजेक्शन जोड़ेंगे तो सब 1,00,000 का अगर डेबिट आपका अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट भी उतना ही 1,00,000 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बैलेंस होना चाहिए। 10 इट ऑल्सो लोअर्स द रेट ऑफ एरर्स बाय डिटेक्टिंग देम ऑन ए टाइमली बेसिस। इससे एक फ़ायदा क्या है कि बहुत कम समय में हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए कि एरर आता है, 1 रुपया या 2 कुछ भी पैसा का अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होता है, तो अंदाज दोनों में हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर एसेंशियल टू एंटर डेटा इन ए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। क्लियर है, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही जरूरी है। जब भी डबल एंट्री सिस्टम हम लोग करेंगे अकाउंटिंग में, तो ये दोनों ही इन डेटा एंट्री करनी जरूरी है।
While positioning an accounting entry, an entry on the left side of the account ledger is a debit entry and right side entry is a credit entry. ये ध्यान रखना है जब भी हम लोग अकाउंटिंग एंट्री में पोस्टिंग करेंगे, जब हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा आपको डेबिट एंट्री होना चाहिए और राइट साइड में आपको क्रेडिट एंट्री होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ आपका बैलेंस बन सके. फाइनली, टू कंप्लीट एन एंट्री द टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल. तो ये ध्यान रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो टोटल एंट्री होगा दोनों इक्वल होना चाहिए. ऑल डेबिट्स डू नॉट ऑलवेज इक्वेट द इंक्रीज द अकाउंट, नॉर डू ऑल क्रेडिट इक्वेट द टू डिक्रीज द अकाउंट. मतलब जो भी डेबिट हम लोग हमेशा कोई जरूरी नहीं कि इंक्रीज होगा अकाउंट में या हमेशा क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा, दोनों ही किसी भी कंडीशन में बैलेंस होना जरूरी है. ए डेबिट एंट्री माइट इंक्रीज वन अकाउंट एंड एट द सेम टाइम डिक्रीज अनदर अकाउंट. तो जब डेबिट एंट्री हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि एक वाला अकाउंट इंक्रीज होगा, उसी टाइम हो सकता है दूसरा अकाउंट डिक्रीज हो सकता है. तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि कई सारे अकाउंट एक जब हम लोग कंपनी में फर्म में जब हम लोग यूज करते हैं तो इस तरह से हो सकता है. अब यहाँ पर कुछ एडवांटेज हम लोग पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम का. दिस सिस्टम इंक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस डिवाइस. चूँकि ट्रायल बैलेंस इसी जब हम लोग इस तरह एंट्री करेंगे तो हर एक कंपनी अपना ट्रायल बैलेंस बनाती है, हर दिन का या हर मंथली का, ईयरली का. तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अकाउंट्स का पूरा हमारा एक्यूरेट रिजल्ट हमारा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल दिखना चाहिए अमाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस सफर ड्यूरिंग द ईयर कैन बी कैलकुलेटेड विद डिटेल्स. इससे एक फ़ायदा क्या है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. बाई फॉलोइंग दिस सिस्टम द कंपनी कैन कीप द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन डिटेल विच इवेंचुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग. इस तरह से कोई भी कंपनी पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का डिटेल्स और पूरे रख सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, मदद मिलेगा कंट्रोल करने में. द रिकॉर्डेड डिटेल्स कैन बी यूज फॉर कंपेरिजन पर्पस एज वेल. Detail of the first year can be compared with the second year. Deviations found any during comparison can be worked on. इससे क्या होता है, मान लें कि हर एक साल सपोज दैट कंपनी का 5 ईयर्स का उसके पास अगर इस तरह से अगर डबल एंट्री सिस्टम है तो वो एक कंपैरिजन कर सकता है किस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या किस में क्या कितना वर्क हुआ. इस तरह की सारी चीज़ें वो मेंटेन आसानी से कर सकता है. तो ये डबल एंट्री सिस्टम का ये सारे एडवांटेज थे. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग. अब हम लोग अकाउंटिंग जो अभी पढ़ रहे थे, जो बेसिक देखे हम लोग, अब इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, ठीक है. इन अकाउंटिंग द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड यूजिंग वन ऑफ टू अप्रोचेज. एक या दो अप्रोचेज जनरली हम लोग यूज करते हैं. एक तो मॉडर्न अप्रोच, मतलब आज का जो अप्रोच है, और एक ट्रेडिशनल जो चूँकि अकाउंट्स आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना अकाउंट्स है. हालांकि तो हम लोग हज़ारों साल कर सकते हैं, ये पहले से भी हिसाब होता था, बट अकाउंट्स ही ऐसा चीज़ है कि अगर आप देखेंगे अगर कोई कॉमर्स पढ़ता है या अगर अकाउंट्स पढ़ रहा है तो 100 साल पहले से भी यही चल रहा है. तो हम लोग दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर दोनों अप्रोच से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि आज का जो किस तरह से जनरली यूज होता है अकाउंटिंग, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज एसेट अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी अकाउंट्स, विड्रॉल अकाउंट्स, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट्स. थोड़ा बारी बारी से सबको पढ़ लें हम लोग. सबसे पहले एसेट अकाउंट्स. एसेट मतलब आप समझ गए कि जो आपका एकदम जो संपत्ति जिसको बोलते हैं हम लोग. एसेट्स आर थिंग्स और आइटम्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय ए बिजनेस, मतलब अपना खुद का जो बिजनेस में अगर है, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल या इनटेंजिबल. टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकल आइटम, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेंट्री जो स्टॉक में आपका पड़ा हुआ है, रिसीवेबल जो हमको अभी मिलना है, कैश है आपके पास, प्रीपेड एक्सपेंस है जो पहले से ऑलरेडी खर्च करके मैंने पेमेंट हो गया, खर्च हो गया मैंने होने के लिए, एंड एडवांस पेमेंट टू अदर पार्टी, जो दूसरे पार्टी आपको एडवांस पेमेंट की. तो ये सारे टेंजिबल एसेट में आता है, ठीक है. इनटेंजिबल एसेट मतलब नॉर्मली इंक्लूड नॉन फिजिकल आइटम एंड राइट. जैसे इनटेंजिबल में क्या है, गुडविल हो गया, जैसे कहता है ना कि हमारा मार्केट में अच्छा वैल्यू है तो हम करोड़ों रुपये हमको मिल सकता है. ट्रेडमार्क, अपना खुद का एक लाइसेंस और उसका ट्रेडमार्क बना हुआ उसका एक ब्रांड होता है. कॉपीराइट्स अधिकार है, पेटेंट राइट, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये सारे इनटेंजिबल जिसको हम लोग कैश तो नहीं कर सकते हैं, बट इसके थ्रू बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में डिफरेंसेस आ सकते हैं. तो ये सारे एसेट अकाउंट्स थे. लायबिलिटीज अकाउंट्स. लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स पेबल टू आउटसाइडर और क्रेडिटर्स. लायबिलिटी मतलब हमको जो देना है, जो अपने क्रेडिट जिससे हमने लिया या जिसको आउटसाइडर को हमको जो पे करना है, वो उसको बोलते हैं लायबिलिटी, जो हमारे पर खर्च हमको करना है. द टाइटल ऑफ ए लायबिलिटी अकाउंट्स यूजुअली एंड विथ ए वर्ड पेबल. क्लियर है
कि लायबिलिटी का मतलब है कि पेबल वर्ड, मतलब हमको जो पे करना है, सिंपल। एग्जाम्पल इंक्लूड अकाउंट्स पेबल, मान ली अकाउंट्स में जो पेबल है, बिल्स पेबल, वेजेज जो मजदूरी है पेबल, इंटरेस्ट अगर देना है तो वो रेंट पेबल, लोन पेबल, एक जो भी है जो पेमेंट करना है हमको। बिसाइड्स दिस एनी रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड इज नोन एज अनअर्नड रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम। अगर मान ली कि पहले से कुछ हमको इनकम हो गया, बट हमको उसके बदले में हमको बिजनेस को तो देना, मान ली कि किसी ने गुड्स खरीदने के लिए 10,000 एडवांस कर दिया, इनकम तो है बट उसके बदले में हमको उसको देना है, तो भी हमारे लाइबिलिटीज में आएगा। ऐसा नहीं को पैसा लेके बैठ गया और हम लोग उसको छोड़ देंगे, तो फिर नहीं होगा ना, फिर तो दिया फिर किस लिए, तो इसलिए वो भी लाइबिलिटीज में काउंट होगा। Such unearned revenue would be recorded as a liability as long as the related marketing services against it are not provided to the client who has made the advance payment। तो चूँकि वही अभी बात हमने किया कि इस तरह से अगर मान लें कि लाइबिलिटी के रूप में लिया गया है, अगर मान लें और उसको नहीं दिया गया, तो इस तरह से ये गलत मैसेज आता है और क्लाइंट जो होता है वो एडवांस पेमेंट फिर देना नहीं चाहेगा, फिर बोलेगा ठीक है आप पहले हमको गुड्स दीजिए तो फिर आपको पेमेंट करेंगे। तो ये इसीलिए लाइबिलिटीज अकाउंट में उसको काउंट किया गया है। थर्ड जो आपका है कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी अकाउंट्स। कैपिटल इज द ऑनर्स क्लेम अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस एंड इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स लेस ऑल लायबिलिटी टू एक्सटर्नल पार्टीज। कैपिटल मतलब जो हमारा एक्चुअली जो मालिक है कंपनी का, उसका अपना खुद का जो एसेट है, ठीक है, और टोटल एसेट जैसे लायबिलिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे माइनस करके जो उसके बाद बच रहा है, जो जिससे वो बिजनेस खड़ा किया है या जो अपना खुद का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। The balance in capital account increases with the introduction of new capital and profits earned by the business and decreases as a result of withdrawals and losses sustained by the business। मतलब कहता है कि कैपिटल अकाउंट बढ़ते चले जाएगा जैसे जैसे न्यू कैपिटल या प्रॉफिट अगर बिजनेस में आपका अर्न आप करते जा रहे हैं तो आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ते जाएगा, और अगर आप उससे मान लीजिए कि विड्रॉ करते जा रहे हैं, मतलब उसे निकालते जा रहे हैं एसेट से, ठीक है, बिजनेस में लॉस होते जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो वो आपका डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप, मान लीजिए कि कोई खुद का अकेला मालिक हो कोई कंपनी का, तो सिंगल कैपिटल अकाउंट टाइटल एज ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ऑनर जो मालिक होगा सिंगल मालिक होगा, और सिंपली कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड इन पार्टनरशिप और फर्म। मान लीजिए कि अगर कई पार्टनर है उस कंपनी के ईच पार्टनर हैज ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट लाइक जॉन्स, जैसे जॉन नाम एक हमने दिया, जॉन पीटर, इस तरह से मान लीजिए कि दो पार्टनर है तो दोनों का अलग अलग कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, विड्रॉल अकाउंट्स। विड्रॉल्स आर कैश और एसेट्स टेकन बाय ए बिजनेस ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। मान लीजिए कि अब कोई बिजनेस के जो मालिक है अपने घर के लिए या अपने लिए पर्सनली कुछ वो यूज कर रहा है और वो कैश जो है निकाल रहा है बिजनेस से, तो वो फिर विड्रॉ हो गया। इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंड अकाउंट टाइटल एज ड्रॉइंग अकाउंट्स इज यूज टू अकाउंट फॉर ऑल विड्रॉल्स। मान लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है या खुद का मालिक है, तो अगर वो कुछ भी पैसा वहाँ से निकाल रहा है, जो भी निकाल रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट्स। इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस विड्रॉल्स आर मोर सिस्टमेटिक एंड यूजुअली टर्म एज डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टॉक होल्डर्स। मान लीजिए कि बड़ी कंपनी जैसे हाँ स्टॉक होल्डर्स और कई सारे लोग उसमें शेयर होल्डर्स हैं, तो उस तरह बहुत तरीके से विड्रॉ करना पड़ता है और उसको सारे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी जैसे जब चाहे हम लोग विड्रॉ कर लिए। द अकाउंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिविडेंड अकाउंट। इसीलिए वैसे अकाउंट को जनरली बोला गया है डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। फिफ्थ जो है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। रेवेन्यू इज द इनफ्लो ऑफ कैश एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू मतलब एक्चुअली इनकम, या इसलिए इनकम अकाउंट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। जो भी मतलब कैश ये हो या जो भी हमने यहाँ पर सर्विसेज दिया या जो भी हमने गुड्स सेल किया उसके बदले में जो हमें मिला कैश, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। द टर्म इनकम यूजुअली रेफर्स टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस डिराइव्ड बाई डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे अगर मान लें कि ये जो हम लोग इनकम जो बात कर रहे हैं, चूँकि बिजनेस में कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, सारे एक्सपेंस को हटाकर जो रेवेन्यू बचा जो जनरेट हुआ, और ख़ास करके पीरियड का कितना से 1 महीने का या 1 साल का या 6 मंथ्स का, तो वो हम लोग उसको रेवेन्यू काउंट करते हैं कि इतना दिन में कितना हमको इनकम, सब जगह सब एक्सपेंस को देकर। However, in accounting and finance, the term is also used to denote all inflows of cash resulted by those activities that are not primary revenue generating activity of the business.
For example of income include interest income, rent income and commission income. The businesses usually maintain separate account for revenue and all income earned by them. यहाँ एक्चुअली हमने यहाँ देखा कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में जो है कई सारे ऐसे कैश भी होते हैं, जैसे अब मान लें कि बहुत सारे प्राइमरी मतलब मेन रेवेन्यू नहीं है, जैसे इंटरेस्ट, मान लें कि बैंक में जो पैसा हमारे पास है उसका इंटरेस्ट जो आता है, या रेंट मान लीजिए हमारा अगर आ रहा है उसका एक इनकम है, या कुछ कमीशन आ रहा है, तो ये सब प्राइमरी रेवेन्यू में काउंट नहीं होता है। प्राइमरी रेवेन्यू जो एक्चुअली जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रांजेक्शन जो भी सेल्स कर रहे हैं, जो प्रोविज़न है सर्विसेज का, उसके बदले में जो हमें आ रही है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू। ठीक है, इसीलिए अगर जो हमने बात करें रेंट और इंटरेस्ट और कमीशन, तो वैसे के लिए फिर हम लोग अलग से फिर अकाउंट हम लोग रेवेन्यू में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सपेंस अकाउंट्स। ये अभी हम लोग अब चूँकि करेंट अभी जो हम लोग जो एक अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो है ये मॉडर्न अप्रोच के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसमें 6 जो पॉइंट है एक्सपेंस अकाउंट। एनी रिसोर्स एक्सपेंडेड और सर्विस कंज्यूम्ड टू जनरेट रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंस। मान लीजिए कि जो भी हम लोग जनरेट जो भी रेवेन्यू हो रहा है और सर्विस जो कंज्यूम हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस। जैसे यहाँ पर देखिए सैलरी, जैसे कंपनी है तो सैलरी होगा, एक्सपेंस में आएगा। रेंट, अगर मान लीजिए रेंट पर हमारा कंपनी है तो रेंट होगा। वेजेज, जो भी मजदूरी लोगों को देना है तो वेजेज होगा। सप्लाईज एक्सपेंसेज, सप्लाई मान लीजिए कि गुड्स को भेजने में जो भी आने जाने का फेयर लगा वो एक्सपेंस में होगा। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, डिप्रिशिएशन एक्सपेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो कि हर दिन जैसे उसका घट रहा है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी मशीनरी आइटम है जो कि हर दिन उसका वैल्यू घट रहा है। ठीक है, आयन मिसलेनियस, मान लीजिए कि डेली का बहुत सारा खर्च होते हैं, जैसे ऑफिशियल जो वर्क है या, ठीक है, तो इस तरह के सारे को हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में डालते हैं। तो ये सारे जितने अभी हम लोग पढ़े हैं हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच में। अब ट्रेडिशनल अप्रोच, चूँकि बहुत सालों से अकाउंट्स चल रहा है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था उसको भी जान लें। इसको 4 टाइप्स में बांटा गया था: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड वैल्यूएशन अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में जैसे अकाउंट जो है रियल, अपना पर्सन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक आदमी है, जो भी पर्सन उसमें इंक्लूड है, उसका नाम से अगर अकाउंट है तो उसको पर्सनल अकाउंट। जैसे नाम देखिए, जॉन्स है, पीटर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है उसका अकाउंट, वाइब्रेट मार्केटिंग एजेंसी अकाउंट, सिटी बैंक अकाउंट, इस तरह से सबका अकाउंट का नाम है। द बिजनेस कीप ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द बैलेंस ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू देम। मतलब इसमें हम लोग जितने भी हर एक अकाउंट का अपना अपना इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का सारे बैलेंस जो भी था उसमें जाके स्टोर हम लोग करते थे पर्सनल अकाउंट में। सेकेंड है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट और प्रॉपर्टी। देखिए इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ गया, एसेट और या प्रॉपर्टी, ये रियल अकाउंट में आएगा जो बिजनेस के लिए किया गया है। ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच एसेट इज मेंटेन टू अकाउंट फॉर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन दैट एसेट। और अगर मान लीजिए कि इंक्रीज हो रहा है अकाउंट में या डिक्रीज हो रहा है तो फिर अलग अकाउंट उसको एसेट में हम लोग रखते थे। जैसे रियल अकाउंट में कैश अकाउंट अलग होगा, देखिए इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल, इस तरह से अलग अलग अकाउंट बनता था पहले। ठीक है, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स। द अकाउंट रिलेटेड टू इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेज और लॉसेज आर क्लासिफाइड नॉमिनल। जैसे अगर इनकम है, कुछ गेन है, एक्सपेंस है, लॉस है, ये सारे को नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता था। ठीक है, these accounts normally serve the purpose of accumulating data needed for preparing income statement or profit and loss account of the business for a particular period। ये सारे अकाउंट को जनरली जब भी ज़रूरत पड़ता था, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का इनकम स्टेटमेंट, तो इस तरह से हम लोग इसको इस अकाउंट को यूज करते थे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इंक्लूड सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते थे। रेंट अकाउंट, गेन और सेल ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अलग अलग इस तरह से अकाउंट होते थे जिसको नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जानते थे। और फोर्थ था वैल्यूएशन अकाउंट, जिसको कॉन्ट्रा अकाउंट भी बोला गया है। कॉन्ट्रा अकाउंट एक्चुअली रिपोर्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनता है हर कंपनी का, तो उस वक्त एसेट या लायबिलिटी, मतलब एसेट जो उसके पास है और लायबिलिटी जो देनदारी है, ये दोनों को बैलेंस करके एक्चुअली कॉन्ट्रा अकाउंट बनाया गया था। ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूएशन अकाउंट इज द एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट। Companies maintaining fixed asset in the books of account as their original cost also maintain an accumulated depreciation account और each fixed asset। depreciation मतलब हर एक, जैसे हर एक का वैल्यू घटते जाता है। जैसे फिक्स एसेट तो है, जैसे मान लीजिए कि उस वक्त गाड़ी है या अगर जो कुछ मशीनरी है, तो मशीनरी तो दिन पर दिन तो कमज़ोर होते जा रहा है, मतलब वो डिप्रिशिएशन हो रहा है।
तो उसको भी मेंटेन करता था इस तरह से वैल्यूएशन उसको निकाल कर। इन बैलेंस शीट द बैलेंस इन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। तो जब बैलेंस शीट बनता था तो उस वक्त उसका एक वैल्यू निकाल कर ओरिजिनल कॉस्ट से उसका डिडक्ट मतलब उसको माइनस किया जाता था। ठीक है, चूँकि हर साल उसका वैल्यू घट रहा है और इसको फिर बुक में एंट्री होता था। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूएशन अकाउंट इज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। और ऐसा भी बहुत सारा अकाउंट था जो डाउटफुल है कि पेमेंट होगा या नहीं होगा, या आएगा या नहीं आएगा, वैसे अलाउंस को भी वैल्यूएशन अकाउंट में रखा गया था। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच से दोनों से हम लोग देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल डाला है कि किस तरह से हम लोग उसको ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एंट्री करेंगे। सिंपल एक नाम डाला, मिस्टर जॉन, बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से, उसने परचेज गुड्स किया 5,000 का। देखिए अलग अलग ये मैटर यहाँ पर आ रहा है, उसको कैसे नेक्स्ट जो है स्लाइड में आपको दिखाएंगे कैसे उसको हम लोग एंट्री करेंगे। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,500, फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 2,500, सोल्ड गुड्स टू सैम ऑन अकाउंट 3,000, परचेज फर्नीचर ऑफ 1,000, परचेज मशीनरी फॉर 5,000 एंड नेक्स्ट जो है आपका 8 में पेड वेजेस 200 एंड 9 में मिस्टर जॉन विड्रू 100 रुपीज़ बिजनेस टू पे हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। अब देखिए 9 जो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर देखा, अब इसको कैसे देखिए एंट्री हम लोग करेंगे। नीचे देखिए, अब सीरियल नंबर हो गया पहले, अकाउंट्स इन्वॉल्व। अब देखिए कौन कौन सा यहाँ अकाउंट इन्वॉल्व होगा। सबसे